वेलकम टू अदर सेशन ऑफ विनिंग एज डिफेंस एकेडमी जनरल स्टडीज़ का। आज हम एक सेशन लेकर आए हैं काफ़ी दिनों के बाद। आज क्लास हो रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सेशन है। आज का सेशन है आपका इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। आपके आरएमसी की कोर्स में एक जनरल चैप्टर आपका होता है जिसमें हम पढ़ते हैं कि इवेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो डिफरेंट इवेंट्स आपके अकर हुए इंडिया में, वो कौन कौन से इवेंट्स थे। तो इस क्लास में आज हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से ऐसे इवेंट्स आपके हुए इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान जिसने हमें एज अ कंट्री, एज अ नेशन एक आइडेंटिटी आपकी दिलवाई। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना कैसे हुआ, वो भारत में आए क्यों, और धीरे धीरे उन्होंने कैसे इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया और इंडिया में अपना ट्रेड और उसके बाद अपना रूल को स्टैब्लिश करने में वो आपके सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो टॉपिक है इंडिया इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो ब्रिटिशर्स जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर इंडिया में आए थे 1601 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आपकी आई थी वो कब आई थी? आपके 1601 में आपकी आई थी। 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बच्चों परमिशन मिली थी इंडिया में ट्रेड करने की। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये नहीं कहना है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था या आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। देखो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। 1857 से पहले बच्चों इंडिया में रूल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इंडिया में कौन रूल कर रहा था? आपका ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। 1857 के बाद जो रूल हुआ वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल स्टार्ट आपका हुआ। ठीक है, तो 1857 से पहले इंडिया में किसका रूल था बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन कब मिली थी? 1601 में मिली थी। ठीक है, ये परमिशन किसने दी? आपकी उनकी रानी एलिजाबेथ ने आपकी दी थी इसको परमिशन। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1608 में जो ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी थी उसने इंडिया में अपनी पोस्ट आपका यानी कि ट्रेडिंग कॉलोनीज क्या होता है बच्चों? अब देखो आप देखते हो ना कि कोई भी कंपनी होती है, जैसे आप कोई सामान ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, राइट? जब सामान आपका ऑनलाइन ऑर्डर आप करते हो तो वो आपका गुड किसी न किसी वेयर हाउस में डिलीवर होता है। फिर उस वेयर हाउस से जो आपका डिलीवरी बॉय होता है आपके घर तक वो गुड आपका पहुंचा देता है, जो भी आपने ऑनलाइन डिमांड किया है। उसी तरह जो उस समय कॉलोनी आपका हुआ करता था या आपका ट्रेडिंग पोस्ट जो हुआ करते थे, ये इसी तरीके के वेयर हाउसेज हुआ करते थे जहां से इंडिया के गुड्स कौन कौन से जिनकी ब्रिटेन में डिमांड थी। ऐसे गुड्स कौन कौन से बच्चों? टी हो गया, स्पाइसेस हो गया, कॉटन आपका हो गया। ठीक है, रॉ मटेरियल में कितने आपके मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स, ये सारे के सारे वो गुड्स थे बच्चों जिनकी डिमांड ब्रिटेन में थी। ठीक है, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी इन सारे मटेरियल्स का इंडिया से ट्रेड किया करती थी तो ये सारे के सारे मटेरियल कहाँ इकट्ठे किए जाते थे बच्चों? वेयर हाउस में इकट्ठे किए जाते थे। और फिर वेयर हाउस में इकट्ठे करने के बाद इनको इंग्लैंड जाने वाले शिप में लोड कर दिया जाता था और उसके बाद ये आपके वहां से चले जाते थे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह 1608 में ब्रिटेन ने अपने ट्रेडिंग पोस्ट या हिंदी में बच्चों उसको व्यापारिक कोठी कहते हैं, ठीक है, इनको स्टैब्लिश किया था इंडिया में, जहां से वो इंडियन गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे। कहां पर? ब्रिटेन में। तो 1608 में जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसका जो मोटिव था या ऑब्जेक्टिव था इंडिया में आने का, वो क्या था? ट्रेड करना था, क्योंकि इंडियन गुड्स की डिमांड ब्रिटेन और यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, सो देखते हैं इसको। ग्रेट ब्रिटेन ट्रेडिंग विद इंडिया इन 1660s में आपके जो ग्रेट ब्रिटेन थे उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। जैसा अभी हमने पढ़ा कि वो इंडिया से कौन कौन से ट्रेडिंग गुड्स, देखो आइवरी क्या होता है बच्चों? हाथी दांत जो होता है। ठीक है, जो एलिफेंट का टस्क होता है ना उसको आइवरी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, आइवरी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्क हो गया, डाइज हो गया। ठीक है, स्पाइसेस हो गया, सिनेमन, सेफ्रॉन, पेपर, शुगर, वेनिला, ये सारे के सारा जो यहाँ पे ब्रिटिश लोग थे यहाँ से क्या करते थे? आपका एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में। ठीक है, क्लियर हो गया।
आपके सामने जो फोटो है पहला, तो ये फोटो आपका जेम्स लैंकस्टर का है, और ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के वॉच को क्या किया था, आपका कमांड किया था। ये भारत में जो आपका जहाज आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको कमांड करने वाले कौन थे, आपके जेम्स लैंकस्टर थे। ठीक है, और हम देखें बाय 1760 ग्रेट ब्रिटेन हैड गेन्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया। ग्रेट ब्रिटेन ऑफिशियल टुक कंट्रोल ऑफ द एंटायर कंट्री व्हेन इट डिक्लेयर्ड इंडिया अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 1765। तो हम देखते हैं, देखो हुआ क्या था कि इंडिया किस तरह कॉलोनी आपका बना बच्चों। 1757 में क्या हुआ था बच्चों, बैटल ऑफ पलासी हुआ था। बैटल ऑफ पलासी हुआ था। देखो 1757 के आसपास इंडिया में बहुत सारे रूलर्स थे, वर स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली आपके रूलर्स थे। तो ब्रिटिशर्स जो थे इनसे सीधा आपका पंगा नहीं लेते थे, लड़ाई नहीं करते थे, है ना। देखो बंगाल और कलकत्ता के रीजन में नवाब सिराजुद्दौला, ये बहुत ही आपका पावरफुल आपका रूलर था, अंग्रेजी से सीधा उलझने से डरते थे। इस समय दिल्ली में आपका मुगल बादशाह था शाह आलम, और इसके साथ साथ एक और यहाँ पर आपका स्टेट था इंडिया में, अवध का स्टेट, जहाँ पे शुजाउद्दौला आपका शासक था। ना ये तीनों जो थे ये नॉर्थ को फॉर्मिडेबल आपका बनाते थे, नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के पार्ट को फॉर्मिडेबल बनाते थे, और अंग्रेज सीधा इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करने से बचते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब ये देखा कि 1757 में बैटल ऑफ पलासी आपका हुआ, ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ। पलासी कहां पर है आपका, वेस्ट बंगाल में है। तो जब बैटल ऑफ पलासी हुआ जिसमें ब्रिटिशर्स का वॉर हुआ किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ, तो ये जो नॉर्दर्न वाले जो आपके लोग थे, कौन कौन, मुगल्स जो दिल्ली में थे और अवध वाले नवाब, इन्होंने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। ये सिराजुद्दौला की तरफ से बैटल में नहीं गए। तो अंग्रेजों को क्या पता चल गया कि इन लोगों की आपस में अच्छी दोस्ती यारी नहीं है, ये लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं। जब इनको ऐसा पता चला तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला को डिफीट किया, सिराजुद्दौला को आपका हरा दिया, और बंगाल पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। बंगाल वाज नाउ अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब क्या होता है कि 1764 में बच्चों एक और बैटल हुआ, इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ बच्चों, तो बैटल ऑफ बक्सर में जो दो बचे कुचे आपके लोग थे, कौन, एक तो मुगल और अवध, इन दोनों ने अब क्या किया, एक जॉइंट वेंचर आपका बनाया, एक आपका हम कहते हैं अलायंस आपका बनाया। ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर किसका लड़ाई की, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई की। और इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स ने इस अलायंस को डिफीट कर दिया। किसको, अवध को और आपके मुगल्स को। जब अवध को और मुगल्स को डिफीट कर दिया तो इंडिया में ब्रिटिशर्स को रोकने वाली अब कोई भी पावर नहीं थी। मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न इंडिया में 3 फॉर्मिडेबल पावर्स थी, जो शक्तिशाली शक्तियां थी, शक्तिशाली आपके रूलर्स थे, पावरफुल आपके रूलर्स थे, पावरफुल आपके किंगडम्स थे, जिनके साथ ब्रिटेन कॉन्फ्लिक्ट करने से क्या करता था, आपका डरता था। तो 1757 में उन्होंने एक किंगडम को डिफीट कर दिया, बंगाल को, सिराजुद्दौला को, और 1764 में उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में मुगल्स और अवध दोनों को डिफीट कर दिया। अब भारत में, इंडिया में अंग्रेजों को रोकने वाला कोई नहीं है। तो जब अंग्रेजों को रोकने वाला कोई नहीं है और अंग्रेजों की पावर बढ़ गई है ड्यू टू द विन इन दिस वॉर्स, इन लड़ाइयों में, ठीक है, इन लड़ाइयों में जीतने के बाद क्या हो गया, ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ गई। तो उन्होंने भारत को क्या घोषित कर दिया 1765 में, अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, क्योंकि अब इंडिया में ब्रिटिशर्स को या मुगल्स को रोकने वाला कोई नहीं था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, ये आपका कुछ ये आपके सामने एक फोटो है जिसमें हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश ऑफिशियल जो है देखो शेर के साथ खड़े हैं, और यहाँ पर आप देखो ये इंडियंस यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, ये इंडियंस हैं, देखो जो बैल के साथ आप पे खड़े हैं, और ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये देखो यहाँ पर लेपर्ड के साथ सॉरी लेपर्ड के साथ आपके बैठे हुए हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पर
ब्रिटिशर्स धीरे धीरे अपना रूल स्थापित कर रहे हैं। अब ब्रिटेन में क्या हो रहा है, अब ब्रिटेन से क्या हो रहा है, क्योंकि अब इंडिया कॉलोनी आपका बन गया है, तो ब्रिटेन से और लोग आ रहे हैं काम धंधे की तलाश में, काम करने की तलाश में लोग आपके आ रहे हैं। तो देखो किस तरह भारतीय लोग जो हैं साइड में आपके खड़े हैं। देखो बच्चों, ये जो आपके लोग वो करते हैं, जिनके सिर पे पगड़ी आप देख रहे हो यहाँ पर, और ब्रिटिश ऑफिस में ये लोग आपको नजर आते हैं, ये वो मुंशी लोग हैं जो ब्रिटिशर्स के अधीन काम किया करते थे। ये वो अर्ली लोग हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश भाषा सिखाई, और इंग्लिश में ब्रिटेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था। देखो बच्चों, हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में आपको समझाता हूं बच्चों, है ना। जैसे अभी आप स्कूल जाते हो, राइट। स्कूल में प्रिंसिपल का ऑफिस अलग है, लेकिन जब आपने फी डिपॉजिट करना होता है, आपने बुक्स लेनी होती है, तो आपको ऑफिस में भेजा जाता है। ऑफिस में आप देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सर आपके बैठे रहते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट काम आप पे करते रहते हैं किसी भी स्कूल में, है ना। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये क्या करते हैं, आपके स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं। ये क्या करते हैं, आपके स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करते हैं बच्चों, रन करते हैं। तो इस समय आप देखो कि जब कोई भी राजा, या जैसा हमने कहा कि ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया आपका बन गया था, तो ऐसी कंडीशन में ब्रिटिशर्स को इंडिया में कुछ लोगों की जरूरत थी जो उनके तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके। अब ऐसा जरूरत क्यों था बच्चों, क्योंकि ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, और मुगल अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में पर्शियन का यूज करते थे, ना कि इंग्लिश का। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो वो किस लैंग्वेज का यूज करेंगे, वो इंग्लिश का यूज करेंगे। तो अगर आप ब्रिटिश ऑफिस में भारतीयों को खड़ा हुआ देख रहे हो, तो ये वो अर्ली इंडियंस हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश सिखाई ताकि वो इनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर सकें। ठीक है, समझ में आ गया। सो colonial life, Great Britain took complete authority over the colony and denied Indians any role in the government of their nation। तो हम देखते हैं कि अगर कोई भी कंट्री किसी का कॉलोनी बनता है बच्चों, कॉलोनी का मतलब है गुलाम। अगर कोई भी कंट्री किसी का गुलाम देश आपका बनता है, ये कॉलोनी आपका बनता है, तो उस देश के लोगों को, ठीक है, उस देश के जो सिटीजन्स होते हैं उनको गवर्नमेंट में कोई पार्ट नहीं लिया जाता। देखो आज आप देखो क्या है, आज आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं, आप देखते हैं अमित शाह हैं, आप देखते हैं कि राहुल गांधी हैं, आप देखते हैं सोनिया गांधी हैं, आप देखते हैं लालू प्रसाद यादव हैं। ये कौन लोग हैं, ये भारतीय लोग हैं। कौन लोग हैं, ये इंडियंस हैं। और ये क्या कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को चलाने में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कोई पाकिस्तान के थोड़ी ना है, या रशिया के थोड़ी ना, यूएसए के थोड़ी ना, वो कहां कर हैं, इंडिया के हैं। तो एक इंडिपेंडेंट नेशन की पहचान क्या होती है बच्चों, और एक डेमोक्रेटिक, जैसा हमारा कंट्री है डेमोक्रेटिक नेशन, उसका पहचान क्या होता है कि उस कंट्री के लोग ही उस कंट्री का शासन यानी कि रूल यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। और लेकिन अगर आप एक कॉलोनी हो, अगर आप एक गुलाम देश हो, तो आपको क्या नहीं किया जाएगा, आपकी ही देश की गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आपके देश में उस समय कौन शासन चलाएगा, जिसके आप कॉलोनी हो। और हम किसके कॉलोनी थे, ब्रिटिशर्स के कॉलोनी थे। तो हमारे देश में रहते ही हम लोगों को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन डिनाई किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो कि क्या था, हमारा अधिकार था। इसीलिए बीजी तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर रहूंगा। स्वराज का मतलब क्या है, स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल। सेल्फ रूल, स्वराज, स्व मतलब खुद, माइन, ओन, ठीक है, और राज मतलब रूल, मेरा खुद का रूल। और मेरा खुद का रूल कैसा रूल होगा बच्चों, डेमोक्रेटिक रूल होगा। अभी हमारे देश में क्या है, स्वराज है, यानी कि इसी देश के लोग इस देश को रूल कर रहे हैं, चला रहे हैं। समझ में आ गया। Indians were treated as second class citizens in their own country। जैसे मैंने आपसे कहा कि इंडियंस को कैसे ट्रीट किया जाता था, सेकंड क्लास सिटीजन्स, हमारा खुद का ही देश और हम सेकंड क्लास थे यहाँ पे। फर्स्ट क्लास कौन हो गए बच्चों, अंग्रेज। देयर वाज इनइक्वालिटी अंडर ब्रिटिश लॉज। और हम ये देखते हैं कि जो ब्रिटिश लोगों ने कानून आपके बनाए थे उसमें क्या हुआ करती थी, इनइक्वालिटी हुआ करती थी। देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा नहीं है बच्चों कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिश पोस्ट पर इंडियंस नहीं होते थे। अब मैं आपको एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं बच्चों। जैसे ना जज का पोस्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे लॉ की बात आई है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये कोई जज का पोस्ट है,
अब ये जज का पोस्ट जो हमारी कंट्री में है, इसको बनाने वाले कौन है? ब्रिटिशर्स हैं, है ना, ब्रिटिश लोग हैं। अगर जज है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, हमारी कंट्री में, अगर हमारे इंडिया में जज है और लॉ है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, हमारी कंट्री में क्या होंगे? कोर्ट्स भी होंगे जहां जज बैठेगा। अब ऐसा नहीं है कि इंडियन कोर्ट्स में सिर्फ ब्रिटिश जज ही बैठा करते थे, इन कोर्ट्स में इंडियन जज भी हुआ करते थे। ठीक है, इन कोर्ट्स में क्या हुआ करता था बच्चों? इंडियन जज भी हुआ करते थे। यानी कि मान लीजिए मैं को जज बना दिया, मैं एक इंडियन हूं, मैं एक सेकंड क्लास सिटीजन हूं, लेकिन फिर भी मैं एक जज बन गया हूं, मैंने पढ़ाई की है, मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया और मैं क्या बन गया? जज बन गया। कब जज बना? जब इंडिया में किसका रूल है बच्चों? ब्रिटिशर्स का रूल है। तो अगर मैं जज बना हूं और मैं एक ऐसे जज, अब मान लीजिए मेरा जो क्लास है, मैं ए क्लास का जज बन गया, तो ए क्लास में सिर्फ इंडियन जज नहीं होगा, ब्रिटिश जज भी होगा, कोई विदेशी जज भी आपका होगा। लेकिन इंडियन जज होने के बावजूद भी मुझे कुछ फैसिलिटीज या कुछ पावर्स नहीं दी जाएंगी। जैसे अगर मैं इंडियन जज बनाऊं बच्चों, तो मैं किसी भी ब्रिटिश सिटीजन जो है, जो इंडिया में रह रहा है, और अगर वो कोई क्राइम कमिट करता है इंडिया में, तो मैं उसका मुकदमा नहीं सुन सकता, मैं उसके केस की हेयरिंग नहीं कर सकता। उसके केस की हेयरिंग कोई वाइट जज ही करेगा, कोई ब्रिटिश जज ही करेगा। इंडियन जज उस केस की हेयरिंग नहीं कर सकता। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरह हमें क्या कहा गया? सेकंड क्लास सिटीजन्स कहा गया। अब आप देखो, अगर मैं ए क्लास जज हूं तो जो ब्रिटिश जज है या जो व्हाइट जज है वो भी एक क्लास है, ए क्लास का, यानी कि मेरा और उसका पोजीशन क्या है? सेम है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं इंडियन हूं और क्योंकि मैं सेकंड क्लास हूं, तो मुझे सैलरी भी उससे कम मिलेगी और मेरी पावर्स भी क्या होंगी? उससे कम होंगी। समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसे लॉस कौन बनाते थे? ब्रिटिशर्स बनाते थे। और इसमें हमें क्या नजर आती है? इनइक्वालिटी नजर आती है ना, है ना, इनइक्वालिटी नजर आती है ना। एक इंडियन जज जो सेम कैटेगरी का है, सेम क्लास का है, उसके साथ इनइक्वालिटी है किसके अकॉर्डिंगली? व्हाइट जज के अकॉर्डिंगली। व्हाइट जज के कंपैरिजन में उसके साथ क्या है? इनइक्वालिटी की जा रही है सैलरी में और पावर्स में। ठीक है, चलिए अब ये देखेंगे आप, यहां पर आप देखें, देखो ये एक इंडियन है। अभी देखो ये सारा का सारा एक ही परिवार है, अगर आपको नजर आता है तो देखो ये आपका कोई ब्रिटिशर बैठा हुआ है, ये शायद इसका बच्चा हो सकता है जो पंखा कर रहा है, ये शायद इसकी पत्नी है जो इस मेम के बच्चे को संभाल रही है, और ये इसी की तरह कोई दूसरा भारतीय है। तो आप देखिए ये हमारा देश है और हम इस कंट्री में क्या है? आपके सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं। ठीक है, अंग्रेज देखिए किस तरह हमारे साथ आपके मीनियल और हाउस चोर्स आप पर करवाते थे। ठीक है, colonial life Indian also face discrimination and unjust treatment in the British society। तो हम देखते हैं कि इंडियन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा ही, क्योंकि ब्रिटिशर्स फर्स्ट क्लास से, हम सेकंड क्लास से, तो सीधी सी बात, सोसाइटी में क्या होगा? हमारे साथ अनजस्ट ट्रीटमेंट आपका होगा ही। जो बेस्ट जॉब हुआ करती थी एंड स्कूल्स वर ओनली अवेलेबल टू द ब्रिटिशर्स, जैसा मैंने कहा जितनी भी अच्छी अच्छी जॉब्स थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए ही अवेलेबल थी। उनको या उन जॉब्स पर इंडियंस को एक्सेस नहीं दिया जाता था। Indians were also taxed heavily by the British on goods that were found in their own country। ठीक है, और जो गुड्स हमारी कंट्री में फाउंड होता था ना, उस पर हमको ही टैक्स देना होता था। ठीक है, जैसे हमने अनाज उगाया, अनाज उगाने के बाद हमको लैंड टैक्स को लगान हम कहते थे, वो हमको देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, जबकि जमीन भी हमारी, देश भी हमारा, अनाज भी हमारा, है ना। तो आप ये देखो कि किस तरह ये भाई साहब बैठे हैं, देखो फर्स्ट क्लास, एक पंखा करने वाला और एक उनके पैर साफ करने वाला इंसान बैठा हुआ है। तो इस तरह हमें समझ में आता है कि किस तरह हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, किस तरह हमें मीनियल चोर्स आपके दिए जाते थे, मीनियल हाउस होल्ड वर्क आपका दिया जाता था, किस तरह ये काम किए जाते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, कई साल तक तो ऐसा चलता रहेगा, लेकिन अब धीरे धीरे इंडियंस क्या करेंगे? आपके रिजेंट करेंगे। रिजेंट क्या का मतलब क्या है? प्रोटेस्ट करेंगे। इंडियन बिगेन टू रिजेंट रूल्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट एंड बिगेन टू प्रोटेस्ट फॉर द चेंजेस। तो अब इंडियंस जो थे वो परेशान हो गए थे, उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन आपका हो रहा था। तो इंडियंस ने क्या करना स्टार्ट किया? आपका रिजेंट करना स्टार्ट किया और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ग्रेट ब्रिटेन इवेंचुअली ऑफर्ड सम रिफॉर्म्स बट दे वर स्मॉल एंड नॉट इनफ।
अब जब लोग गुस्सा होने लगे और अंग्रेजों को ये लगने लगा कि भैया इंडियंस तो गुस्सा हो गए हैं, तो उन्होंने कुछ आपके रिफॉर्म्स करना चाहे, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए ऑफर किया कि विल डू सम रिफॉर्म्स, बट दैट रिफॉर्म्स वर नॉट इनफ। वो रिफॉर्म्स जो थे वो ज्यादा नहीं थे, उनसे और भी कुछ चीज आपका किया जाना चाहिए था। Indian were frustrated with the lack of change and began to call for Indian independence। और धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि इंडियन जो थे वो आपके ब्रिटिश पॉलिसी से फ्रस्ट्रेट हो गए और वो कहने लगे कि अब भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देखिए कि किस तरह, देखो ये छोटा बच्चा ही है, कोई बड़ा नहीं है, ये भी छोटा बच्चा है। देखो इसके हाथ में क्या है, डंडी है, ये पानी है मैडम का, जो मैडम बैठी हुई है ऊपर उसका। ठीक है, तो इस तरह के काम भारतीय लोग आप पे किया करते थे। और देखिए मैडम ऊपर बैठी है और जो इंडियन से देखो नंगे पैर घूम रहे हैं यहाँ। तो ये भारतीयों की आपकी कंडीशन थी उस समय। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 1800s में नेशनलिज्म की फीलिंग पनपने लगती है। ठीक है, नेशनलिज्म आपका बढ़ने लगता है। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म एक वो इमोशन होता है, एक वो आइडिया होता है, एक वो अप्रोच होती है फॉर द लव ऑफ योर नेशन। ठीक है, जिसमें आप अपने नेशन के प्रति प्यार और आपका देशभक्ति की भावना जो आपके अंदर रहती है, उसको राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म कहा जाता है। ठीक है, इन 1800s a feeling of nationalism grew in India. Nationalism is a belief that people should be loyal to those with whom they share common history and customs. ठीक है, तो नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि जो एक प्रकार के लोग हैं, एक कम्युनिटी के आपके लोग हैं इंडिया में, उनके प्रति लोगों को क्या होना चाहिए? आपका लॉयल होना चाहिए। द फर्स्ट टू ग्रुप्स टू वर्क फॉर द राइट्स ऑफ इंडियंस वर द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 एंड द मुस्लिम लीग इन 1906। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दो आपके ग्रुप्स आपके बन गए जो इंडियन रेजिडेंट को प्रेजेंट करने वाले थे। पहला 1885 का आपका नेशनल कांग्रेस थी और दूसरा आपका लीग था जो 1906 में आपका बना था। ठीक है, तो ये आप देखें, ये पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस है। देखो कांग्रेस जो आपकी बनाई गई थी बच्चों, वो बनाई गई थी 1885 में। ठीक है, 1885 में क्या बनाई गई थी बच्चों? कांग्रेस बनाई गई थी। ये फोटो जो आपके सामने है, जब कांग्रेस आपकी बनी, ये उस समय का आपका फोटो है। ठीक है, और 1885 में जब कांग्रेस बनाई गई तो इसके पहले जो प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम था बच्चों WC बनर्जी। WC बनर्जी जो थे ये पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और कांग्रेस को बनाने का जो थॉट था, आइडिया था, वो A.O. ह्यूम का था। A.O. ह्यूम जो थे ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे जो रिटायर हो चुके थे। उनका ये आइडिया था कि इंडियंस की रिजेंटमेंट को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने के लिए या इंडियंस की बात को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने के लिए एक पार्टी होना चाहिए। और वो पार्टी कौन सी बनाई गई? आपकी कांग्रेस बनाई गई। पहले इसका नाम ऑल इंडियन यूनियन आपका रखा गया था। फिर जो हमारे एक बहुत पुराने इंडिपेंडेंस या फ्रीडम आपके फाइटर थे, इनका नाम था दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने कहा कि इट शुड बी कॉल्ड कांग्रेस, इसका नाम कांग्रेस होना चाहिए। तो उनके आपके कहने पर इंडियन यूनियन का नाम बदल क्या कर दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह कांग्रेस ने या किस तरह इन इवेंट्स ने इंडिया की इंडिपेंडेंस को दिलाने में मदद की। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मिलियंस इंडियन ज्वाइन विद ब्रिटिश आर्मी। द ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रॉमिस्ड देम दैट व्हेन द वॉर एंडेड इंडियंस वुड बी एबल टू हैव मोर कंट्रोल ऑफ देयर गवर्नमेंट। अब देखो, अब मैं आपको एक थोड़ा सा वाक्य समझाने की कोशिश करता हूं। और वाक्य क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम हुआ करता था लॉर्ड लॉयड। लॉर्ड लॉयड ने इंडियन से कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका स्टार्ट हो गया था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को इंडियंस की जरूरत थी। अब आप बोलोगे सर ब्रिटिशर्स को इंडियंस की क्या जरूरत है? देखो इंडिया में पहले से ही बहुत बड़ा पॉपुलेशन था। बहुत बड़ा पॉपुलेशन की वजह होने की वजह से इंडिया के पास अलग अलग जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, रियासतें हुआ करती थी, राजा रजवाड़े हुआ करते थे, उनके पास बड़ी बड़ी आर्मीज हुआ करती थी। अब बिना सोल्जर्स के वॉर तो नहीं जीत सकते, तो इन लोगों को किस चीज की जरूरत थी? इन लोगों को जरूरत थी सोल्जर्स की, इंडियन सोल्जर्स की। और अगर इंडियन सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी तो इंडियंस को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना बदले में। ऐसे तो नहीं कि हमारे भारतीय लोग तुम्हारे लिए लड़ने चले जाएंगे अपनी जान पे खेल के, है ना। सो आपके जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड लॉयड, उन्होंने कहा कि इफ इंडियंस
will support us in the First World War, they will be given more control of their government. अगर भारतीय लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं तो उनको उनकी सरकार बनाने में ज्यादा अधिकार, राइट्स आपके दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अभी तक इंडियन जो सेल्फ रूल का डिमांड कर रहे थे उसकी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें लेकर जाएगी। ठीक है, सो इंडियंस तैयार हो गए और गांधी जी ने घूम घूम कर आपके जो भारतीय जो यूथ था, इंडियन जो यूथ था, उनको क्या किया, आपका मोटिवेट किया कि आप ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करें। तो आप ये देखें, ये भारतीय आपके लोग हैं, भारतीय आपके सैनिक हैं विदेशों में, और ये देखिए कितने हमारे भारतीय सैनिक यहाँ आपके, देखो इसका टांग नहीं दिखता है यहाँ पर, इसकी एक टांग कट गई है, इसका एक हाथ आपका जख्मी है। तो हमारे जो इंडियन आपके सोल्जर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की ओर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका लड़ा था, और ये इंडियन सोल्जर्स ही थे जिनकी वजह से कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने एशिया में आपके वॉर को आपके जीता था। ठीक है, सो इंडियन मेडिक ट्रूप्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, ये फोटो है जब इंडियन मेडिक ट्रूप्स जो थे वो वर्ल्ड वॉर 1 में आपके काम थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी क्या होने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे। क्यों प्रोटेस्ट हुए बच्चों? क्योंकि अंग्रेज जो थे अपनी बात से मुकर गए। ठीक है, अंग्रेज जो थे ना बच्चों वो अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने कहा था कि राइट्स देंगे, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो क्या होगा? Unfortunately, nothing really changed after the war, and some Indian leaders argued for taking over the British government by force. तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी कुछ नहीं हुआ, और बहुत से लोगों को, बहुत सारे इंडियंस को ये लगा कि अब ब्रिटिशर्स को बाहर खदेड़ देना चाहिए बाय फोर्स। बाय फोर्स का मतलब मारना मोड़ना नहीं है किसी को। हाँ, कुछ लीडर्स का मानना था कि मार देते हैं, डरा के भगा देते हैं, पर कुछ का मानना था कि इनको प्रोटेस्ट करके हम भगाएंगे। Many Indians were upset with the British false promises, और सीधी सी बात है कि ब्रिटिशर्स ने झूठे वादे किए थे जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस खुश नहीं थे। Those who protested were arrested and sent to jail for up to 2 years without a trial. और आप देखो, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उन लोगों को कहाँ भेज दिया गया? आपका जेल में भेज दिया गया बिना किसी ट्रायल के। ट्रायल का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, जेल में ना किसी को सीधे नहीं डाल सकते। मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको बताया भी था जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास पढ़ी थी। हमारा आर्टिकल 22 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का बच्चों, वो इस बारे में बात करता है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए है, इफ यू आर अरेस्टेड, तो आपके पास कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। तो बच्चों उसमें 3 राइट हैं। वैसे वो आर्टिकल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन अभी हम उसकी बात करते हैं। जो पहला पार्ट है 22 आर्टिकल का, उसमें 3 तरीके के राइट है। पहला राइट क्या है बच्चों कि यू शुड नो द रीजन। आपको रीजन बताया जाना चाहिए, आपको रीजन पता होना चाहिए कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। पहला कंडीशन तो ये है। अगर आपको पुलिस आज अरेस्ट करने के लिए आती है ना, कभी भी, या किसी को भी अरेस्ट करने के लिए आती है, तो उस इंसान को उसका रीजन जानने का अधिकार है कि उसको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आपको विदिन 24 आवर्स, ध्यान रखना बच्चों जो मैं बता रहा हूं, विदिन 24 आवर्स नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना जरूरी है। यानी कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो ये जरूरी हो जाता है पुलिस के लिए कि 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है। और मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होना ही बच्चों क्या कहलाता है? ट्रायल कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रायल कहलाता है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि आपके साथ क्या करना है। अब इतना समझ में आ गया बच्चों? तीसरा राइट ये बोलता है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आप अपने किसी फेवरेट एडवोकेट से या लॉयर से कोई भी लीगल एडवाइस सीख कर सकते हो, उसे फोन कर सकते हो, उसको बुला सकते हो, उससे बातचीत कर सकते हो। ये आपको राइट दिया गया है। तो 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि ट्रायल के लिए भेजना। अब मैजिस्ट्रेट ट्रायल के बाद आपको जेल भेजे या आपको छोड़ दे, ये मैजिस्ट्रेट के ऊपर है। बट देखो, जब इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया, किस बात के लिए प्रोटेस्ट किया कि आपने जो प्रॉमिस किया था हमसे वो आपने पूरा नहीं किया है, तो उस समय अंग्रेजों ने ऐसे इंडियंस को उठा के जेल में डाल दिया बिना ट्रायल के। 2 साल तक वो जेल में रहे। ठीक है, आज क्या रूल है बच्चों हमारी कंट्री में कि 24 आवर्स के विद इन कहां प्रेजेंट करना होता है? मैजिस्ट्रेट के सामने। और वो सोचो, उस समय हमारे फ्रीडम फाइटर्स 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के, 2 इयर्स तक बिना किसी ट्रायल के जेल में रहे। ठीक है, तो सोचो कितनी सैक्रिफाइस उन्होंने किया होगा हमारे देश की आजादी के लिए। उसके बाद है अमृतसर आपका हुआ। ठीक है, ये सिख टेंपल यहाँ पे लिखते हैं, ये गुरुद्वारा है। ठीक है, in 1919 outside the Gurdwara of Amritsar, British soldiers started shooting a large group of Indians who they claimed were gathered illegally
ड्यूरिंग दिस टेरिबल ट्रेजेडी ओवर 400 पीपल किल्ड। देखो 400 पीपल का जो आंकड़ा है ना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। इंडियन गवर्नमेंट का जो आंकड़ा था, या भारतीयों का जो आंकड़ा था, लगभग 1600 या लगभग 2000 के आसपास लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी। इट वॉज ऑफुल मैस्केयर दैट स्पर्ड मोहनदास करमचंद गांधी इनटू एक्शन फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये बहुत ही खराब, ये देखो ये जलियांवाला बाग का मैसेकर का बच्चों एक पिक्चर है, जिसमें आप यहाँ देखो कि इस तरफ जो है देखो ब्रिटिश आर्मी खड़ी है यहाँ पर, और देखो ये लोग जो हैं यहाँ पर, इनको गोलियां लग रही हैं, ये लोग मर रहे हैं। ठीक है, ये जलियांवाला बाग मैसेकर का आपका पिक्चर है। ठीक है, ये आपका मेमोरियल है बच्चों, और यहाँ पर ये जलियांवाला बाग का मेमोरियल है जो अमृतसर में आपका बनाया गया है। उस दिन बनाया गया था जब आपके बहुत सारे लोग ब्रिटिश गोलियों से आपके मर गए थे, शहीद हो गए थे। उसके बाद गांधी जी की बात करते हैं, तो गांधी जी इसके बाद एक्शन में आपके आ गए थे। गांधी जी जो थे आपके गांधीनगर में आपके पैदा हुए थे 1869 में, और लॉ करने के लिए इंग्लैंड में गए थे। उसके बाद वो वापस आए। ठीक है, आफ्टर प्रैक्टिसिंग लॉ इन साउथ अफ्रीका। देखो गांधी जी वापस आने के बाद कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे कुछ सालों के लिए, और कुछ सालों में साउथ अफ्रीका रहने के बाद वो 1914 में कहाँ आते हैं? इंडिया वापस आते हैं। और जब उन्होंने भारत में आके इंडियंस की हालत देखी कि भारतीयों की हालत क्या है, ब्रिटिशर्स किस तरह आपका अन ब्रिटिश रूल करते हैं इंडिया में, तो क्या हो गए? वो उनसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए। तो देखो बच्चों, ये हमारे प्यारे बापू की फोटो है 1909 में। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं बच्चों, बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं बच्चों सोसाइटी में जो गांधी जी को बुरा बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू को बुरा बोलते हैं। मैं ये चाहता हूं बच्चों कि आप इनके बारे में खुद पढ़ें। आप इनके जो भी इन्होंने इंडिया की फ्रीडम फाइट के लिए जो भी आपके काम किए हैं उनको आप खुद पढ़ें, किसी और की ना सुने। ठीक है, आप इनको खुद पढ़ें। जितने भी जवाहरलाल नेहरू ने काम किए आप उनको खुद पढ़ें, गांधी जी ने जो भी काम किया आप उनको खुद पढ़ें, और फिर आप ये डिसाइड करें कि गांधी जी और नेहरू जी बुरे थे या नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इन नेशनल लीडर्स के बारे में जिनको हम इतना पूछते हैं, विश्व इनको इतना पूछता है, इनके बारे में आप खुद स्टडी करें, ना कि किसी और की सुने। ये सही समय है कि जब आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, और आप ये पाएंगे कि आज भी इनकी पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट फॉलो करती है, इनकी पॉलिसीज पर हमारा कंट्री चलता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये गांधी जी का तस्वीर है, कब का? 1909 का। ठीक है, 1909 का ये तस्वीर है गांधी जी का। ठीक है, अब देखिए, आफ्टर अमृतसर मैसेकर गांधी जी क्विट प्रैक्टिस लॉ एंड डिसाइडेड टू डिवोट हिज लाइफ टू फाइटिंग फॉर द इक्वालिटी ऑफ द इंडियंस। अमृतसर की घटना के बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब वो लॉ प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे और भारतीयों की इक्वालिटी के लिए क्या करेंगे? आपका फाइट करेंगे। ही वॉज एंग्रेज्ड एट टू हाउ द ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इंडियन। वो बड़े गुस्से में हुए कि किस तरह जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ठीक है, गांधी जी बिलीव्ड इट वाज टाइम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया टू स्टॉप ओबेइंग द अनजस्ट ब्रिटिश लॉ। गांधी जी ने यह डिसाइड किया कि अब समय आ चुका है कि इंडियंस क्या करें, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा अनजस्ट लॉ बनाए गए हैं उनको क्या कर दें? फॉलो करना बंद कर दें। ठीक है, गांधी जी को लगा कि फोर्सफुल रिजेंटमेंट जो है वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने क्या इंकरेज किया? उन्होंने कहा भैया नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, गांधी जी की जो पॉलिसी थी ना बच्चों, उसे हम कहते हैं पैसिव रेजिस्टेंस। और पैसिव रेजिस्टेंस कैसे? नॉन वायलेंटली। गांधी जी एनकरेज इंडियन फॉलोवर्स टू डिसोबे अनजस्ट ब्रिटिश लॉज इन अ पीसफुल मैनर विदाउट यूजिंग वायलेंस। तो जैसा मैंने आपसे कहा, गांधी जी ने कहा था कि क्या करना चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स के अनजस्ट लॉ हैं उनको फॉलो करना बंद कर दो, बिल्कुल पीसफुल मैनर में। पीसफुल मैनर का मतलब क्या है बच्चों? कि सिर्फ इतना बोलना है कि हम आपका नियम फॉलो नहीं करेंगे, किसी को डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, टेरराइज नहीं करना है, जोर से नहीं बोलना है, प्यार से बोलना है कि आई विल नॉट फॉलो द रूल्स विच वर मेड बाय यू। ठीक है, गांधी जी डेवलप्ड व्हाट ही कॉल्ड सिस्टम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस and believed that it would make the world recognize the unjust in India and force change without using violence। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया? एक सिस्टम प्रोड्यूस किया सिविल डिसोबीडियंस का। सिविल डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस का मतलब क्या है? किसी की बात ना मानना। तो इंडियंस ने गांधी जी ने इंडियंस को कहा कि ब्रिटिशर्स की बात मानना बंद कर दो, और वो भी कैसे? नॉन वायलेंटली।
ठीक है, he believed that the act of goodness produced positive reaction while violence only produced negative ones. तो गांधी जी का यह मानना था कि अगर हम नॉन वायलेंस पे चलते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अगर हम वायलेंटली काम करते हैं तो रिजल्ट्स नेगेटिव हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, गांधी जी लेड हिज फॉलोअर्स इन इकोनॉमिक बॉयकॉट्स, हंगर स्ट्राइक्स एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट टू अपोज द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस। तो गांधी जी ने लोगों को और अपने फॉलोअर्स को लीड किया जिसके तहत उन्होंने बाइकॉट्स किए, हंगर स्ट्राइक की, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किए। ठीक है, किसको अपोज करने के लिए, जो अनफेयर ट्रीटमेंट गांधी जी ब्रिटिश जो थे, जो अंग्रेज थे वो भारतीयों के साथ आपका करते थे। तो आप देखो कि ये जो फोटो है ना गांधी जी का बच्चों, देखो अंग्रेजों ने ना 1930, ध्यान देना 31 और 1932 को इंडियन लोगों के साथ बातचीत करने के लिए इंग्लैंड में ना बच्चों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको ऑर्गेनाइज किया था। 1930 वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और गांधी जी नहीं गए थे। 1931 वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे। और उस समय बच्चों इंग्लैंड में जो आपके मजदूर जो थे, टेक्सटाइल जो आपके वर्कर्स थे, वो आपका कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। ब्रिटिश जो वहां पर उनके मालिक थे, ओनर्स थे ब्रिटिश टेक्सटाइल कंपनीज के, उनके अगेंस्ट वो क्या कर रहे थे बच्चों, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो गांधी जी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन के लिए गए तो वो कहां गए, इन टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स जो हड़ताल कर रहे थे उनके साथ खड़े हुए। तो आप ये देखो गांधी जी लंदन में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। तो देखो ये वो सभी मजदूर हैं, मिल मजदूर हैं जो क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। और देखो गांधी जी के आने से सब कितने खुश हैं। तो गांधी जी ने देखो इस तरह बच्चों क्या हुआ। अब आपको ये लगता है, आपको ये सोचना चाहिए कि गांधी जी इन आम लोगों से क्यों मिल रहे हैं वहां जाके। सीधा अगर इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करनी है तो हाई अथॉरिटी से बात करो, प्राइम मिनिस्टर से बात करो, राजा से बात करो, इन लोगों से मिलने की क्या जरूरत है। देखो बच्चों गांधी जी ने इस तरह के अपने बिहेवियर से क्या पैदा कर दिया बच्चों, पब्लिक सेंटिमेंट पैदा करा। क्या पैदा किया बच्चों, पब्लिक सेंटिमेंट पैदा किया। पब्लिक सेंटिमेंट किस पब्लिक का, ब्रिटिश पब्लिक का। किसके लिए सेंटिमेंट, इंडियंस के लिए। तो अब ये जो ब्रिटिश पब्लिक थी इनको भी ये लगने लगा कि जिस तरह उनकी गवर्नमेंट हम आपके वर्कर्स के साथ बुरा बर्ताव कर रही है, ऐसा ही बर्ताव ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है किनके साथ कर रही है, इंडियंस, गांधी जी और इंडिया के लोगों के साथ कर रही है। समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से गांधी जी इंग्लैंड में एक पब्लिक सेंटिमेंट ऑफ ब्रिटिश पीपल टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द इंडिया क्रिएट करने में क्या रहे, आपके सक्सेसफुल रहे। ठीक है। सो 1930 में गांधी जी ने साल्ट मार्च आपका किया था। ठीक है, दांडी से लेकर 240 माइल्स यहाँ पर लिखा है बच्चों, ये तकरीबन 285 किलोमीटर्स का साल्ट मार्च है। और ये इन्होंने किया था अपना आश्रम, जो इनका आश्रम है बच्चों वो था साबरमती में। और साबरमती से लेकर उन्होंने कहाँ मार्च किया था बच्चों, दांडी तक आपका मार्च किया था। दांडी में आपका सी कोस्ट था, वहां पर नमक उठाकर गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। देखो नमक क्या होता था, देखो आज जो बच्चों हम नमक खाते हैं ना, ये समुद्र से आता है, ये सी से आता है। और कैसे आता है, आपने पढ़ा है ना बच्चों कि सी का वाटर क्या होता है, सलाइन होता है। सी वाटर इज सलाइन इन नेचर। तो हम क्या करते हैं कि बहुत बड़े बड़े स्क्वायर्स बनाते हैं समुद्र के किनारे, मिट्टी के खूब ऊंचे ऊंचे आपका वॉल के स्क्वायर बनाते हैं। और इस स्क्वायर में जैसा खेत देखा है ना आपने, फील्ड देखा है ना आपने जिसमें अनाज उगता है, तो उसमें आपने देखा उसमें बहुत सारे बाउंड्रीज बनाए रहते हैं ऐसे। ठीक है, खेत में बहुत सारी मिट्टी की बाउंड्रीज बनाई रहती हैं, ऐसी ही बाउंड्रीज सी कोस्ट के किनारे बनाते हैं। और जब समुद्र का पानी इस खेत में, इस फील्ड में आ जाता है तो इसको ब्लॉक कर देते हैं, चारों तरफ से वो स्क्वायर शेप में उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब क्या होता है कि ये पानी उस खेत में भर जाता है, उस फील्ड में भर जाता है, और सन की वजह से उस पानी का एवोपरेशन होता रहता है। और जब इवोपरेशन होता रहता है तो फाइनली लास्ट में क्या बचता है, सॉल्ट बचता है। हमारे ओशन सलाइन क्यों है बच्चों, क्योंकि हमारे ओशन जो है ना वो एक ऐसा लेक है, एक बहुत बड़ा लेक है जिसका वाटर कहीं जाता नहीं है, वहीं घूमता रहता है। और जब वाटर वहीं घूमता रहता है तो सन से क्या होता है, इवापोरेशन होता है, तो पानी ऊपर खिंच जाता है, लास्ट में क्या बचता है बच्चों, सॉल्ट बचता है। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा या नहीं किया होगा तो करके देखना।
पर एक्सपेरिमेंट करना अपने मदर और फादर के साथ में। एक कोई भी बॉल लेना जिसमें आप पानी गर्म करते हो अपने घर में, उसको गैस के ऊपर रखना, उसमें थोड़ा सा पानी रखना और उसको तब तक बॉईल करना जब तक सारा का सारा पानी इवेपोरेट ना हो जाए। उसके बाद उस बॉल को देखना तो उसके साइड में आपको ना व्हाइट कलर की एक लेयर नजर आएगी। ये क्या है बच्चों? उस पानी में घुला हुआ सॉल्ट है। एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब जब ये सॉल्ट जब हम बनाते थे इंडिया में, इंडिया के लोग, इंडिया के मजदूर सॉल्ट बनाया करते थे, तो ब्रिटिशर्स ने इस सॉल्ट पर भी क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया, ठीक है। क्या करा? जो सॉल्ट इंडियन लोग इंडियन ओशन से बनाया करते थे उस पर ब्रिटिशर्स ने क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। गांधी जी ने कहा दिस सॉल्ट कम्स फ्रॉम इंडियन ओशन बिकॉज इट हैज इंडियन इन इट, सो आई क्लेम माई राइट अपॉन इट। इसका मतलब क्या है कि ये सॉल्ट इंडियन ओशन से आता है और इंडियन ओशन में ही शब्द क्या है? इंडियन है। क्योंकि इस इंडियन ओशन में इंडियन है तो मैं इंडियन होते हुए इस नमक पर अपना क्लेम करता हूं, ठीक है। समझ में आ गया? सो गांधी जी ने क्या किया था? दांडी में जाकर नमक उठाया था और सॉल्ट लॉ को आपका ब्रेक किया था, ठीक है। Guard responded by clubbing and beating the peaceful protester. News of this event spread worldwide and the people around the world began to call for British to grant Indian independence. तो देखो बच्चों, गांधी जी ने जो 1931 में पब्लिक सेंटिमेंट पैदा किया था ना, क्रिएट किया था, देखो उसका असर होने लगता है। क्योंकि जब सॉल्ट मार्च आपका किया गांधी जी ने, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? एट्रोसिटीज की गांधी जी के ऊपर। और जब ये सारी बात पूरे विश्व में पता चलने लगी तो गांधी जी इस समय तक पब्लिक सेंटिमेंट जनरेट कर चुके थे इंडियंस के लिए, तो सारे विश्व ने क्या कहा ब्रिटिशर से कि भारतीयों को क्या कर दो? आजाद कर दो, इंडियन को क्या कर दो? आपका इंडिपेंडेंस आपका दे दीजिए। अब ये देखो बच्चों, ये वो साल्ट मार्च है जिसमें गांधी जी अपने फॉलोवर्स के साथ चलते हुए नजर आते हैं, ठीक है बच्चों। गांधी जी ड्यूरिंग सॉल्ट मार्च इन 1930, ठीक है। Even though Gandhi ji and his followers practiced non-violence, the British authorities did not. गांधी जी और उनके फॉलोवर्स तो नॉन वायलेंटली चल रहे थे, पर जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी वो नॉन वायलेंटली नहीं चलती थी, वो वायलेंट एक्शन करती थी। और इनको भी देखो, अब इनके पास देखो, सिर्फ इनके हाथ में आपको क्या कोई हथियार नजर आता है? देखो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक तारा। गांधी जी के हाथ में छड़ी है, वो भी उन्होंने चलने के लिए उठाई है। अब अंग्रेज क्या करेंगे? आगे मिलकर इन सबको पीटेंगे, डंडों से, लाठियों से पीटेंगे, ठीक है। अंग्रेज हमेशा क्या रहेंगे? नॉन वायलेंट रहेंगे, जबकि गांधी जी क्या हैं आपके? देखो सॉरी, अंग्रेज हमेशा वायलेंट रहेंगे, जबकि गांधी जी उनके फॉलोअर्स क्या रहेंगे बच्चों? नॉन वायलेंट रहेंगे। द इंडियन प्रोटेस्टर सफर्ड ब्रूटल बीटिंग्स एंड लॉन्ग प्रिजन सेंटेंसेस। तो जिसमें मैंने आपसे कहा कि अंग्रेज भारतीयों को पीटते थे और कई सालों के लिए उठाकर जेल में डाल देते थे। डिस्पाइट द डेंजर्स, मोर एंड मोर इंडियंस फॉलोवर्स गांधी जी विजडम ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड जनरेटेड सपोर्ट फॉर नेशनलिज्म एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, आप ये देख सकते हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं, देखो इनके किसी के हाथ में बच्चों हथियार नहीं है। और ये देखो ब्रिटिशर जो है यहाँ पर डंडों से, लाठियों से, ये देखो इसके हाथ में लाठी है। ये सभी के सभी लोग कौन है? आपके प्रोटेस्टर हैं। ये देखो इसके हाथ में हमारा तिरंगा झंडा है, हमारा प्यारा तिरंगा झंडा है। और ये ब्रिटिशर जो देखो इसको मार रहे हैं झंडे को उठाने के लिए, और ये बचने की कोशिश कर रहा है ब्रिटिशर से, ठीक है। तो ये आम नजारा हुआ करता था बच्चों उस समय कि किस तरह ब्रिटिशर वायलेंटली सारे के सारे प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की कोशिश करते थे, ठीक है। और देखो इतने झगड़े में भी देखो हमारे क्रांतिकारी कितने खुश हैं, देखो हंस रहे हैं, सबके सब भाग रहे हैं जान बचाकर, लेकिन खुश हैं देखो, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे? आप इंडिया में एक सेंटीमेंट आपका जनरेट कर रहे थे, एक राष्ट्रवादी, एक नेशनलिज्म की भावना को बढ़ा रहे थे, ठीक है। इस तरह की और भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं। और आप ये देखें कि ये गांधी जी यहाँ पे खड़े होकर सभा कर रहे हैं। गांधी जी घूम घूम कर सबको समझाते थे, बताते थे कि नॉन वायलेंटली काम करना है, किस तरह हम जी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे बच्चों, और गांधी जी इस तरह खड़े होकर पूरी भीड़ को अनाउंस करते थे, ठीक है। इंडिपेंडेंस। आफ्टर फाइटिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ब्रिटेन नो लॉन्गर हैड इनफ मनी और पीपल टू कीप इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर बच्चों खत्म हुआ ना, तो ब्रिटेन के पास पैसा नहीं था कि भारतीयों को अपने अधिकार में रख सके या गुलाम बनाकर रख सके। द ग्रेट ब्रिटेन फाइनली अग्रीड टू गिव अप देयर कॉलोनियल क्लेम्स टू इंडिया। और ग्रेट ब्रिटेन ने कहा कि अब हमें भारत को आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों इतने बड़े कॉलोनी को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, फंड चाहिए।
आपने लोगों को कंट्रोल कैसे करना है बच्चों? आपने पुलिस वालों को पैसा देना है, आर्मी को पैसा देना है, फिर आप जो ऑफिसर वहां पर भेजोगे उसको पैसा देना है, और पैसा ब्रिटेन के पास नहीं है, क्योंकि सारा पैसा कहाँ खर्च हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खर्च हो गया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि ठीक है, हम भारतीयों को क्या करेंगे? आजाद कर देंगे। ठीक है। ऑन अगस्त 15, 1947 द रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश। ठीक है। और 1947 में क्या एस्टैब्लिश हुआ? आपका रिपब्लिक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ। और आज बहुत सारे जो भारतीय लोग हैं वो इंडिपेंडेंस के लिए गांधी जी को आपका इसका क्रेडिट देते हैं कि गांधी जी की जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से आपका इंडिया इंडिपेंडेंट। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये इंडिया इंडिपेंडेंस डे है। अब आपको इस बग्गी में अगर अंग्रेज नजर आते हैं बच्चों दो, तो ये माउंट बैटन है जो उस समय क्या थे? आपके इंडिया के वॉइसरॉय थे। ठीक है। और उसके बाद मैनी इंडियंस लविंगली कॉल मोहनदास करमचंद गांधी और ग्रेट सोल। ठीक है, ग्रेट सोल कहा गया महात्मा गांधी को। लेकिन इंडिपेंडेंस बच्चों हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो थी, साथ के साथ इंडिपेंडेंट के साथ हमारी बहुत सारी बिटर मेमोरीज भी आपकी जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट आपका हुआ तो इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिर्फ एक कंट्री नहीं था, दो कंट्रीज के तौर पे इंडिपेंडेंट आपका हुआ। एक थी पाकिस्तान और दूसरा था आपका भारत। पहले बांग्लादेश भी ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो इंडिया और पाकिस्तान दो नेशन आपके बने थे इंडिपेंडेंस से पहले। और इस स्प्लिट में बहुत सारे क्या हो गए कि हिंदू और मुस्लिम जो थे ना, उनके बीच में बहुत सारे कम्युनल राइट्स आपके हुए। अब ये जो आपके सामने मैप है देखो बच्चों, ये आपका मैप है पूरा का पूरा किसका? ब्रिटिश इंडिया का। पूरा का पूरा ब्रिटिश इंडिया आपका पहले ऐसे हुआ करता था। और ये कब का मैप है बच्चों? 1945 का मैप है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका एंड हुआ था। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया से आप पे गए तो उस समय आप देखें कि इंडिया आपका ऐसे आपका रहा। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान है, ये 1971 का मैप है, यहाँ पर आपको पाकिस्तान नजर आता है, ये भारत ऐसे है। ठीक है। और दूसरा ही कंट्री नजर आता है आपका बांग्लादेश। 1971 से पहले बच्चों ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। ठीक है, 1971 से पहले बांग्लादेश क्या कहलाता था? ईस्ट पाकिस्तान। अब देखो यहां पर हुआ क्या बच्चों कि बांग्लादेश में ना बंगाली भाषा बोलने वाले मुस्लिम रहा करते थे, जबकि पाकिस्तान में जो थे उर्दू भाषा बोलने वाले मुस्लिम थे। नौ ये होता था आपका वेस्ट पाकिस्तान और ये होता था बच्चों आपका ईस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान के जो मुस्लिम थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और जो ईस्ट पाकिस्तान के मुस्लिम्स थे इनको इन्फीरियर समझा जाता था, क्योंकि ये बंगाली भाषा बोलने वाले मुस्लिम थे, छोटे कद के थे, काले थे आपके। तो इनको लोग क्या समझते थे? जो वेस्ट पाकिस्तान के मुस्लिम थे इनको इन्फीरियर समझते थे, छोटे मुस्लिम समझते थे। इसकी वजह से हम क्या देखते थे कि ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम्स के ऊपर वेस्ट पाकिस्तान के मुस्लिम्स ने बहुत सारी एट्रोसिटीज की, अत्याचार आपके किए, जिसकी वजह से क्या हुआ? ईस्ट पाकिस्तान में एक रेजिस्टेंस खड़ा हो गया। और इस ईस्ट पाकिस्तान के रेजिस्टेंस को किसने हेल्प किया? आपके इंडिया ने हेल्प किया। और 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से फ्रीडम दिला दिया, आजाद कर दिया। और 1971 में इसको नाम दिया गया बांग्लादेश। बंगालियों का देश या बांग्ला भाषा वालों का देश बांग्लादेश कहा गया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो 1971 के बाद हम देखते हैं कि इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्री से कंडीशन ऐसे थी। ठीक है, तो ये हम देखते हैं यहाँ पर। मैंने आपसे कहा कि जब आपका पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो कई लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, कई लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए। इसी का हम एग्जाम्पल देखते हैं कि दो मुस्लिम मैन जो हैं अपनी मदर को पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह बहुत सारे आपके इवेंट्स आपके हुए, बहुत सारे लोग। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया लेड टू जेनोसाइड, 100,000 ऑफ पीपल वर किल्ड इन वाइड स्प्रेड वायलेंस। तो जिस समय पार्टीशन हुआ तो देखो दोनों कम्युनिटीज के बीच में ना एक कॉम्प्रोमाइज कंडीशन पैदा नहीं हो पा रही थी, है ना। बहुत से लोग ये मानते थे कि इस पार्टीशन के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो पाकिस्तान चले गए हैं। सो बहुत से लोगों का ये विचार था बच्चों कि बहुत से मुस्लिम्स को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, जबकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया था कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो अगर उसको ऐसा लगता है कि इंडिया उसका देश है और वो भारत से प्यार करता है तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका देश भारत है। यही वजह है कि बहुत से मुस्लिम जो उस समय इंडिया से आपका प्यार करते थे, इंडिया से मोहब्बत करते थे, वो भारत में ही रहे, वो पाकिस्तान कभी नहीं गए। और जिनको ऐसा लगता था कि हमारा देश अब पाकिस्तान है, वो इंडिया से माइग्रेट होकर कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए।
ठीक है बच्चों। तो इंडियन मुस्लिम्स और हिंदूज जो थे वो इस कॉम्प्रोमाइज पे नहीं आ पा रहे थे कि हम कहाँ जाए, कहाँ रहें, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, आपके वॉयलेंस हुए और कुछ हवा इनको दी गई, जो ये ब्रिटिश आपकी अथॉरिटीज थी और कुछ जो आपके लोग थे जिनको इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन में अपना मुनाफा, अपना फायदा, अपना गेन नजर आता था, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टीशन को बढ़ाने का, बढ़ावा देने का काम किया था, ठीक है। तो देखो ये उस समय टाइम मैगजीन है बच्चों, आपने सुना होगा टाइम मैगजीन बहुत ही आपकी बड़ी आपकी मैगजीन है, बहुत ही रेपुटेड आपका मैगजीन है, बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है इसका, जिसके फ्रंट पेज पे जिसका ये फोटो छपता है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान लिया जाता है। तो आप ये देखें तो ये तस्वीर है आपकी भारत माता की, ठीक है। और यहाँ देखें ये उस समय 1947 का पार्टीशन का फोटो आपका टाइम मैगजीन में छपा था। तो देखो ये भारत को काट के पीस किए जा रहे हैं दो, ये इस तरह का फोटो आपका छपा था उस समय टाइम मैगजीन में, जो उस समय के पार्टीशन को आपका शो करता था, ठीक है। तो इन 1938 मोहनदास करमचंद गांधी की आपकी हत्या कर दी गई गोली मारकर, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जो कम्युनल वायलेंस आपका चल रहा था उसकी वजह से ही आपकी गांधी जी की आपकी मृत्यु हुई। ये गांधी जी का मेमोरियल है, इसे राजघाट कहते हैं, ये दिल्ली में आपका अवस्थित है जहां गांधी जी की क्या है आपकी समाधि है। सो बच्चों ये आज की क्लास थी और इसमें हमने डिफरेंट इवेंट्स पढ़े। ज़्यादातर हमने देखा कि ये फोकस थी गांधी जी के ऊपर और उनका जो रोल उन्होंने प्ले किया था इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, उस पर ये ज़्यादा आपकी फोकस थी। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी और एक जनरल प्रोस्पेक्ट आपका डेवलप हो जाएगा इंडियन इंडिपेंडेंस को लेकर और भारत में उस समय जो इवेंट हो रहे थे उसको लेकर, साथ के साथ गांधी जी की आइडियोलॉजी और उन्होंने क्या पार्ट आपका प्ले किया था, किस तरह उन्होंने इंडियन पॉपुलेशन को इंडिपेंडेंस और नेशनलिज्म की ओर आपका वो लेकर गए थे, इन सभी बातों को अब आप समझ गए होंगे। आज की ये क्लास थी बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।